नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास को जानने के स्रोत। ठीक है, तो इतिहास शब्द का पहले मतलब आप समझ लें। इतिहास जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति, ह और आस। इसका मतलब होता है कि निश्चित ही ऐसा हुआ होगा। ठीक है, हुआ है नहीं, हुआ होगा। यानी कि हमारे अतीत में जो घटनाएं हुई हैं उन्हीं को हम इतिहास कहते हैं, अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो। अर्थात महत्वपूर्ण तथ्यों को जोड़कर उन्हें एकीकृत करने का जो तरीका होता है या एकीकृत करने की जो कोशिश होती है उसे ही हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो भारत का जो इतिहास है वो बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। इसलिए भारत का जो इतिहास है उसे हमें समझने के लिए हमें कुछ सोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है, कुछ स्रोत की ज़रूरत पड़ती है, कुछ एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एविडेंस हमारे पास किस रूप में अवेलेबल हैं उन्हीं को हम यहाँ पे देखेंगे, तभी तो हम आगे की हिस्ट्री को समझ पाएंगे। आगे की जो हमारी इतिहास है भारत का जो एक लंबा चौड़ा और एक स्वर्णिम इतिहास है उसको हम समझ पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं उसी को, इस चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करेंगे हम कि किस तरीके के हमारे पास स्रोत एविडेंस मौजूद हैं भारत के इतिहास को समझने के लिए। तो देखिए, पहले यहाँ पे हमने लिख रखा है प्राचीन भारत इतिहास जानने का स्रोत, यानी प्राचीन भारत की इतिहास जानने का स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो भारत का जो इतिहास है उसको समझने के लिए हमारे पास 2 तरीके के एविडेंस होते हैं। एक को हम कहते हैं साहित्यिक एविडेंस, साहित्यिक स्रोत, और दूसरे को हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, यानी कि पुरातात्विक स्रोत। अब ये होते क्या है इसको हम बाद में समझाएंगे आपको। साहित्यिक स्रोत को हम पुनः 2 भाग में बांट देते हैं, यानी कि साहित्यिक सोर्स में हम वैसे एविडेंस को रखते हैं जो लिखा हुआ है, जो बाकायदा हाथों से लिखी गई हो। ठीक है, तो उसको हम रखेंगे साहित्यिक सोर्स में। दूसरी तरफ जो हमारे पुरातात्विक स्रोत है, इसमें वैसे स्रोतों को रखेंगे जो कि पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई करके निकाला गया हो, कहीं गुफा में कुछ चीज़ मिल गया हो, जैसे कि कॉइन्स मिल गया हो, कोई मूर्ति मिल गई हो, कहीं पे कोई घड़ा मिल गया हो। ठीक है, कहीं पे कोई मॉन्यूमेंट्स मिल गया हो, स्मारक मिल गया हो, तो वैसे को हम रखेंगे पुरातात्विक स्रोत में। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत में रिटन एविडेंस को हम रखते हैं। तो जो रिटन एविडेंस हमारे पास है, जो साहित्यिक स्रोत हमारे पास है, उसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक होता है धार्मिक और दूसरा होता है धर्मनिरपेक्ष। धार्मिक ग्रंथ में, धार्मिक स्रोत में हम वैसे ग्रंथ को रखेंगे जिसका संबंध डायरेक्टली धर्म से है, किसी एक धर्म से या एक से ज़्यादा धर्म से है। यानी कि धार्मिक ग्रंथ जो हमारे पास अवेलेबल हैं, वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, उसको हम रखेंगे धार्मिक सोर्स में। ठीक है, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सेकुलर लिटरेचर, जिसका संबंध धर्म से नहीं है, वैसे ग्रंथ को हम रखेंगे धर्मनिरपेक्ष में। ठीक है, तो धार्मिक ग्रंथ हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं? वेद है। वेद 4 होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें से सबसे जो प्राचीनतम है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद से भारत में आर्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन हमें मिलती है, भारत में जो आर्य आए थे उनके बारे में हमें वेद से मिलती है। और वेद में फिर किससे मिलती है? ऋग्वेद से। वेद होते हैं 4। ये सब आपको पढ़ना है, घबराना नहीं है, सब अभी आगे आपको पढ़ना है। बस यहाँ पे हम स्रोत पढ़ रहे हैं कि इतिहास जानने के हमारे पास क्या क्या सोर्स अवेलेबल है। उसके बाद हमारा जो है ब्राह्मण, रिटन सोर्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, धार्मिक रिलीजियस राइटिंग्स की हम बात कर रहे हैं, धार्मिक सोर्स की हम बात कर रहे हैं। और धार्मिक सोर्स किसके अंदर आ गया? वो साहित्यिक सोर्स के अंदर आया। ठीक है, साहित्यिक स्रोत के अंदर आएगा। तो ब्राह्मण से हमें क्या पता चलता है? ब्राह्मण वेद को समझने के लिए ही लिखा गया था, गद्य के रूप में ऋषियों द्वारा इसे लिखा गया है। ठीक है, हर एक वेद का एक अपना ब्राह्मण होता है जिससे हम वेद को समझ सकते हैं। उपनिषद में भी हमें भारत के इतिहास के बारे में मालूम होता है। उपनिषद मतलब होता है, उप मतलब होता है पास, और निषद मतलब होता है नीचे, यानी कि पास में आके बैठ के जो ज्ञान प्राप्ति होती है, मतलब गुरु के निकट बैठ के जो ज्ञान प्राप्ति होती है, उसके आधार पे जो लिखी गई ग्रंथ है उसको हम कहेंगे उपनिषद। ठीक है, उसके बाद वेदांग है हमारे पास, स्मृतियाँ हैं, रामायण है जो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है, महाभारत है जो वेद व्यास द्वारा लिखी गई है, फिर पुराण है हमारे पास, 18 पुराण है। ठीक है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण, ऐसे करके 18 पुराण हमारे पास है। तो इन सब से हमें भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। उसके बाद हम देखते हैं बौद्ध ग्रंथ। हमारे पास कुछ बौद्ध ग्रंथ भी अवेलेबल हैं, जैसे कि बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे
उनके कार्यकाल में भी 2 किताबें लिखी गई थी, 2 ग्रंथ लिखी गई थी, पीटक और जातक। पीटक भी 3 तरीके के होते हैं, एक होता है अभिधम्म पीटक, सूत पीटक, ठीक है, और एक होता है उसमें हमें जो बौद्ध की जो टीचिंग्स हैं उनके बारे में मालूम चलता है। बौद्ध के कार्यकाल के समय उनकी क्या आर्थिक स्थिति रही थी, क्या सामाजिक स्थिति रही थी, राजनीतिक स्थिति क्या रही थी, धार्मिक स्थिति क्या रही थी, इन सब का हमें मालूम पड़ता है इस बौद्ध ग्रंथ से, ठीक है। फिर जातक में भी जो बौद्ध गौतम बुद्ध थे उनके बारे में हमें उनके उपदेशों के बारे में पता चलता है। फिर जैन ग्रंथ हमारे पास अवेलेबल हैं। जैन ग्रंथ में भी त्रिलोक और आराधना है, इनसे भी हमें भारत का जो इतिहास है उसके बारे में मालूम पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर लिटरेचर हमारे पास क्या क्या है। तो जो सेकुलर लिटरेचर में हम वैसे सोर्स को रखेंगे जिसका संबंध धर्म से नहीं है, यानी कि वैसे ग्रंथ को रखेंगे जिसका संबंध धर्म से नहीं है। तो वैसे ग्रंथ भी फिर 2 होते हैं, एक तो वैसे ग्रंथ हो गए जो भारत के ही राजाओं द्वारा लिखा गया हो, भारत के लेखकों द्वारा लिखा गया हो, ठीक है, और एक वैसे ग्रंथ हो गए जो विदेशों से यात्री आते थे पहले, जैसे आपने सुना होगा कि फाहियान आए थे, ठीक है, अलबरूनी आए थे, बहुत सारे आए थे, ठीक है। तो उनके द्वारा जो ग्रंथ या हम कह सकते हैं किताबें लिखी गई थी वो उनको हम रखेंगे विदेशी यात्रियों के अंडर में, ठीक है। तो अन्य ग्रंथ में जैसे कि जो भारत के द्वारा ही लिखा गया है, भारत के राजाओं द्वारा लिखा गया है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका एक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, चाणक्य, ठीक है, ये मौर्य साम्राज्य में आपको पढ़ना है। तो उन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखा था। अर्थशास्त्र नाम से लग रहा होगा कि इसका संबंध इकोनॉमी से है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीतिक, कूटनीतिक, शासन और प्रशासन से है। तो प्रश्न कभी कभी यहाँ से बन जाता है, आपने अगर प्रीवियस ईयर लगाया हो तो आपको पता होगा कि पूछता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। तो अर्थशास्त्र का संबंध कभी भी आप ऐसा नहीं कि इकोनॉमी से कर दे आप, ठीक है, आर्थिक तौर पे जो आर्थिक स्थिति क्या होती है उसका संबंध है, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है, ठीक है। उसके बाद मुद्रा राक्षस जो विशाखादत्त द्वारा लिखा गया था, इसमें भी हमें चाणक्य के बारे में पता चलता है। इससे मेघदूतम में जो कालिदास द्वारा लिखा गया है उससे भी भारत की जो सांस्कृतिक स्थिति क्या थी उसके बारे में हमें पता चलता है। राजतरंगिणी, वेरी इंपॉर्टेंट, राजतरंगिणी से हमें कश्मीर की इतिहास के बारे में मालूम पड़ता है और राजतरंगिणी कलहन द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये सब पढ़ना है आपको, आगे सब पढ़ना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस आप समझ लीजिए कि हमें हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है आगे चल के, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो में हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में, राजस्थान के बारे में, चौहान वंश के बारे में पता चलता है, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम ये भी कालिदास द्वारा लिखा गया था। इनसे भी हमें भारत की स्थिति के बारे में, भारत की सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति के बारे में मालूम पड़ता है। गार्गी संहिता, इससे हमें यूनानियों का भारत में जो आक्रमण किया गया था उसके बारे में पता चलता है। उसके बाद कुछ विदेशी यात्री आए थे, विदेशी यात्री भी बहुत सारे बुक्स लिख के गए थे। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं यूनानी, जो यूनान से पहले यात्री आए थे, ठीक है। तो यूनान से जो आए थे उन्होंने, यूनानी एक यात्री थे हेरोडोटस, ठीक है, एक यूनानी यात्री आए थे हेरोडोटस। उन्होंने हिस्टोरिका एक किताब लिखी थी, ठीक है, हिस्टोरिका एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने भारत के बारे में बताया था। तो इस बुक से भी हमें भारत के बारे में बहुत जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। उसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है इंडिका, जो मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये बुक अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। ये जल गई है या खो गई है पता नहीं, लेकिन अभी भारत के पास ये बुक अवेलेबल नहीं है। इस बुक में भारत के विज्ञान, ठीक है, भारत का शासन प्रशासन, भूगोल, विज्ञान, राजनीति, बहुत चीज़ें इसमें लिखी गई थी, ठीक है। उसके बाद भूगोल जो टॉलमी द्वारा लिखा गया है, इससे भी भारत की स्थिति के बारे में, भारत के भूगोल के बारे में, जलवायु के बारे में, भारत की कैसी यहाँ पे संस्कृति है, भूगोल कैसा है यहाँ का, वो सब इस बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद नेचुरल हिस्ट्री जो प्लानी द्वारा लिखा गया, इससे भी भारत के इतिहास के बारे में मालूम पड़ता है। फिर चीनी यात्री कुछ आए थे, फाहियान आए थे, ह्वेनसांग आए थे, इत्सिंग आए थे। फाहियान आपके आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, तो उन्होंने एक किताब लिखा था सी यू की, इससे भी भारत के इतिहास के बारे में मालूम पड़ता है। उसके बाद आए थे ह्वेनसांग आए थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, उन सबको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर इत्सिंग भी आए थे। तो
मेरा कहने का मतलब ये है कि जो यात्री आए थे वो कुछ किताबें लिख के जाते थे, तो वो भारत में आए थे तो भारत के बारे में ही उसमें लिखते थे, तो उनसे भी हमें भारत के बारे में पता चलता है। उसके बाद तिब्बती यात्री कुछ आए थे, जो एक दलाई तिब्बती लामा थे, एक तारानाथ, उन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर नामक 2 ग्रंथ लिखे थे, इनसे भी भारत के बारे में मालूम पड़ता है हमें। फिर कुछ मुसलमान ट्रैवलर आए थे हमारे देश में, जैसे आपने पढ़ा होगा तुर्क आक्रमण हुआ था, अरब आक्रमण हुआ था, तो उसमें एक अलबरूनी नामक एक यात्री आए थे जिसने तहकीके हिंद नामक किताब लिखी थी। और अलबरूनी एक मुसलमान के तो था ही, लेकिन उसे संस्कृत भी आती थी, ठीक है, और वो बहुत ही विद्वान था, तो उसने तहकीके हिंद नामक एक किताब लिखी थी जिसमें भारत के बारे में उसने बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए कौन से स्रोत, साहित्यक स्रोत। साहित्यक स्रोत यानी कि रिटेन सोर्स हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है वो हो गए। अब हम आते हैं अपने पुरातात्विक स्रोत के पास। पुरातात्विक स्रोत हमारे पास क्या क्या है, तो पुरातात्विक स्रोत में हमारे पास क्या हो सकता है। पुरातात्विक स्रोत में हमारे पास अभिलेख, अभिलेख मतलब पहले देख लेते हैं इसमें होता क्या क्या है हमारे पास। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, स्मारक यानी कि मॉन्यूमेंट्स, मुद्राएं, कॉइन्स और कलाकृतियाँ एवं बर्तन। यानी कि जो अभिलेख हैं, अभिलेख हम कहेंगे जैसे कि किसी पत्थर पे कोई राजा ने अपने शासनकाल में कुछ लिखवा दिया है, ठीक है, कहीं पे गुफा में कुछ लिखवा दिया हो, किसी मूर्ति पे कुछ लिखवा दिया हो, हाँ ठीक है, किसी पिलर में कुछ लिखवा दिया हो, ताम्रपत्र में कुछ लिखवा दिया हो, तो उन सबको हम कहेंगे अभिलेख या इंस्क्रिप्शंस। तो अभिलेख भी बहुत तरीके के होते हैं। अगर किसी पत्थर पे लिखा है तो हम उसे कहेंगे शिलालेख, अगर कहीं ताम्रपत्र पे लिखा गया तो हम उसे कहेंगे ताम्रलेख, अगर किसी मूर्ति पे लिखा गया तो हम उसे कहेंगे मूर्तिलेख, ठीक है। तो जिस जगह जिस पे भी लिखा गया हो उसको हम उस नाम से उसका नामकरण कर देते हैं, ठीक है। तो इन सब में भी राजाओं के बारे में, उनकी शासन प्रशासन के बारे में, उनकी क्या कहाँ से किस राजा का संबंध किस राजा से रहा है, उनके उपदेशों के बारे में, ठीक है, सब पता चल जाता है इन अभिलेखों से। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो साहित्यक स्रोत हैं इनसे ज़्यादा ऑथेंटिक पुरातात्विक स्रोत को माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो साहित्यक स्रोत हुआ करते थे, अभी जो हमारे पास अवेलेबल हैं भारत में, ये किसी न किसी लेखक द्वारा लिखा गया है। और पहले क्या होता था कि कोई जो अगर जैसे मान लो फाहियान आए थे किसके काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, तो फाहियान उनके दरबार में बैठ के लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो राजा की बढ़ाई चढ़ाई करके अपने ग्रंथ में लिखेंगे ताकि राजा उनसे नाराज़ ना हो। तो इसलिए ये जो ग्रंथ है इसको ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं माना जाता है, ठीक है। और जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं उन्हें ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। फिर स्मारक यानी कि मॉन्यूमेंट्स जो हमें मिलते हैं, जैसे कि आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा होगा। हड़प्पा सभ्यता से हमें मालूम चलता है क्या कि भाई भारत का एक प्राचीनतम, विश्व का प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है हमारा हड़प्पा सभ्यता। जब उत्खनन किया गया पुरातत्व विभाग द्वारा तो ये पता चला। फिर तक्षशिला की जब खुदाई की गई तो वहाँ से भी हमें मालूम चला कि तक्षशिला जो है वो 3 बार नष्ट हुआ है और 3 बार बना है, ठीक है। उसी तरीके से पाटलिपुत्र का जब खनन किया गया वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स निकले, उससे हमें मौर्य जो हैं उनके बारे में मालूम पड़ता है। तो ये हमारे मॉन्यूमेंट्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। फिर आपने देखा होगा ताजमहल है, लाल किला, ये सब भी मॉन्यूमेंट्स के अंदर ही आएगा। उनसे भी हमें मालूम पड़ जाता है कि क्या उनकी उस समय स्थिति क्या रही होगी, आर्थिक स्थिति क्या रही होगी, किस तरीके का वो मॉन्यूमेंट्स बनाते थे, किस तरीके का डिज़ाइन वो उसमें करते थे, कहाँ से वो मटेरियल्स लेके आते थे, ठीक है। उसके बाद मुद्राएं, कॉइन्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉइन्स जो है इन सब स्रोतों में से सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कॉइन से बहुत कुछ पता चल जाता है। अगर कहीं पे सोने का सिक्का मिला तो सबसे पहले तो यही मालूम पड़ जाता है कि उस राजा की आर्थिक स्थिति क्या रही होगी। अगर सोने से नीचे का सिक्का मिलता है यानी कि चांदी का मिलता है तो उसकी स्थिति थोड़ी सी ख़राब रही होगी। चांदी से फिर अगर हम नीचे जाते हैं, तांबे का सिक्का मिलता है तो राजा की स्थिति और ज़्यादा ख़राब रही होगी, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके की आर्थिक स्थिति रहेगी राजा उस वैसे ही सिक्कों का छपाई करेंगे, ठीक है। फिर सिक्के में डेट्स भी लिखे हुए रहते थे, तो डेट से ये मालूम पड़ जाता था कि भाई इस राजा का जो शासनकाल है वो इतने से इतने साल तक रहा होगा, ठीक है। फिर सिक्के से मालूम चलता है अगर उसमें कुछ चित्र बना हुआ है, कोई देवी देवताओं की फ़ोटो बनी हुई है, तो उससे ये मालूम पड़ जाता है कि उस समय के जो समय रहा होगा वो राजा या उस समय के जो लोग रहे होंगे वो किस देवी देवताओं की पूजा करते थे, ठीक है। फिर
अगर राजा की खुद की फ़ोटो उस पर छपी हुई है, कुछ गिटार कोई मतलब कि बीना बजाते हुए या कोई तबला बजाते हुए, ठीक है, तबला तो उस वक्त नहीं थी, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ आपको कि मान लो कि राजा कुछ उसमें अपनी जो पसंदीदा वो उनको पसंद रहता था जो पेंटिंग करते थे, तो वो सिक्कों पे भी छपवा देते थे। तो उससे मालूम ये चल जाता था कि भाई ये राजा को ये चीज़ पसंद थी, ठीक है। फिर सिक्के अगर मान लो किसी दूसरे राज्य में मिले हैं तो उससे भी ये मालूम पड़ जाता था कि जो इस राजा का संबंध इस राज्य से रहा होगा। अगर सिक्के विदेश में मिल रहे हैं तो इससे मालूम पड़ जाता था कि ये जो राजा का संबंध है वो विदेशों से भी रहा होगा, ठीक है। फिर धार्मिक स्थिति के बारे में मालूम चल जाता है सिक्कों से कि किस धर्म को वो मानते थे, क्योंकि उसमें मूर्ति किसी देवी देवताओं की फ़ोटो बनी होती थी, ठीक है, तो उससे भी बहुत कुछ पता चल जाता था। तो सिक्कों से जो है बहुत कुछ जानने को मिल जाता है हमें, ठीक है। और ये पूरा का पूरा प्रामाणिक होता है, क्योंकि सिक्के अगर राजा छपवा रहा है, ठीक है, तो वो अपने कार्यकाल में ही सिक्के छपवाएगा, ठीक है। अगर वो शासन चला रहा है तो वो अपने कार्यकाल में सिक्के तो छपवाएगा ही छपवाएगा, और सिक्के छपवाएगा तो उसमें वो अपनी तस्वीर छपवाएगा, कुछ देवी देवताओं की फ़ोटो छपवाएगा, ऐसे कर करके। तो ऐसे में जो कॉइन्स होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं हिस्ट्री को जानने के लिए, ठीक है। और यहाँ से एग्जैक्टली ऑथेंटिकेशन मिल जाती है कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है, ऐसा डेफिनेटली था। लेकिन हमें जो लिटरेरी सोर्स हमारे पास है उनसे ऐसा प्रमाणित नहीं होता है, क्योंकि ये लिखे हुए हैं और ये बढ़ा चढ़ा के लिखे गए थे, ठीक है, लिखे गए होंगे ऐसा मानना है इतिहासकारों का। फिर जो कलाकृतियाँ एवं बर्तन हैं, यानी कि जो पुरातत्व विभाग हैं, उन जब वो खुदाई करते हैं, उत्खनन करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अंदर से निकलती हैं, जैसे कि कुछ कपड़े निकल गए हैं, बर्तन निकल गए हैं, घड़े निकल गए हैं, ठीक है, कुछ गिलास निकल गए हैं, कुछ औजार निकल गए। तो उनसे भी पता चल जाता है कि पहले के लोग की रहन सहन कैसी थी, वो किस तरीके से रहते थे, अपना जीवन बसर करते थे, शिकार कैसे करते थे वो, ठीक है। जब हम हड़प्पा सभ्यता आपको पढ़ाएंगे तो उसमें भी हम ये सब जिक्र करेंगे वहाँ पे। तो हिस्ट्री को जो है वो जानने के ये इतने हमारे पास सोर्सेस अवेलेबल हैं, ताकि हम अपने हिस्ट्री को अच्छे से, अपने इतिहास को अच्छे से हम समझ सकें, क्योंकि जो भारत का इतिहास है वो बहुत ही शानदार रहा है और हमें अपने भारत को समझने के लिए हमें इन चीज़ों पे निर्भर होना पड़ता है, ठीक है। ये हमारे स्रोत हैं हिस्ट्री को जानने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और इसी तरीके के वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि इसके बाद में हड़प्पा सभ्यता पढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक है, और डिटेल में उसको हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।